शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सराबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी इस विषय के राजेंद्र बाबू इस पाठ की चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2-4 दार्शिकाओं से हम इस पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनसे मिलने के बाद लेखिका को क्या क्या अनुभव आया, उनके साथ समय बिताने के बाद जो भी उनकी यादें उनसे जुड़ी वो ताज जिंदगी पूरे उम्र भर उनके दिलो दिमाग पर छाई रही। उसके बाद उनके व्यक्तित्व पर, उनके रहन सहन पर, उनके पहनावे से लेकर उनके खाने पीने तक की सारी चीज़ों पर लेखिका ने इस पाठ में हमारे सामने चर्चा की है। आगे हम देखते हैं कि बालिकाओं को राजेंद्र बाबू का एक स्पष्ट निर्देश था। जो भी उनकी 15-16 पौत्रियां थी जो लेखिका के संरक्षण में उनकी छात्रावास में पढ़ने के लिए एक करके क्रमानुसार सीक्वेंस में उनके शरण में आते गए, उनके संरक्षण में आकर पढ़ने के लिए आए, उनको उन पौत्रियों को एक स्पष्ट ताकीद दी गई, निर्देश दिए गए कि वो कभी भी अपने दिमाग में ये बात न रखें कि उनके दादाजी जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं या राष्ट्रपति है या किसी पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है। ये दिमाग में ये सारी चीजें ना रखें। वो बाकी की लड़कियों की तरह, बाकी की बालिकाओं की तरह सामान्य भरा जीवन उस छात्रावास में व्यतीत करें, एक सादगी भरा जीवन जिए और अपने आप पर संयम रखे। वे खादी के कपड़े पहनते थे जिन्हें वे स्वयं ही धो देते थे। मतलब वो बालिकाएं जो भी कपड़े पहनते थे वो खादी के कपड़े थे और वो अपने कपड़े बाकी की लड़कियों की तरह खुद ही अपने कपड़े धोया करती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय यानी खर्चा, जो भी उनका डेली जो खर्चा था वो सीमित मात्रा में था, यानी लिमिटेड खर्चा था। जो भी वो साबुन यूज करते थे या तेल यूज करते थे, पाउडर यूज करते थे, जो भी, तो वो उनका खर्चा बहुत ही लिमिटेड था, सीमित था। कमरे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा करना और उनके साथ साथ अध्ययन, ये आवश्यक चीजें थी और वो बाकी की लड़कियों की तरह अपना डेली रूटीन उसी तरह से व्यतीत करते थे, यानी खुद के काम खुद ही करते थे। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहती थी। मतलब उस वक्त जो भी संघर्ष हुआ करते थे, उन संघर्ष में भाग लेने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे या युवा थे, जो भी व्यक्ति थे, वो इस संघर्ष में भाग लेने की वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा समय जेल में बिताना पड़ता था, यानी बार बार उनको जेल में जाना पड़ता था। इसलिए हमेशा प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी उस विद्यापीठ के छात्रावास में अनुपस्थित हो जाती थी। मतलब जो भी जेल में लोग जाते थे तो उन लोगों को मिलने के लिए उस छात्रावास में रहने वाली जो भी बालिकाएं थी, लड़कियां थी, बेटियां थी या बहनें थी, वो हमेशा उस छात्रावास में अनुपस्थित यानी अपसेट रहती थी अपने परिवार वालों जो भी जेल में है उनको मिलने के लिए। देश को स्वतंत्र होने के उपरांत यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालय में भर्ती हो गई। यानी हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद उन बालिकाओं में से कई लड़कियां आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई, तो कुछ लड़कियां अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए वहां भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू ही अपवाद रहे, केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां ही हमेशा के लिए उसी छात्रावास में रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। जब राजेंद्र बाबू जी प्रथम राष्ट्रपति बने तब लेखिका को चिंता होने लगी कि अभी राजेंद्र बाबू जी तो राष्ट्रपति बन गए, तो उनकी पौत्रियां छात्रावास में पढ़ेगी या बाकी लड़कियों की तरह दिल्ली या किसी और अंग्रेजी विद्यालय में जाएंगी, इस बात की चिंता लेखिका को होने लगी। उनका स्पष्ट उत्तर क्या मिला राजेंद्र बाबू जी का? महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली मेरी जहांगीर नहीं है,
राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का या पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। क्या जवाब मिला राजेंद्र बाबू जी की तरफ से कि ये जो दिल्ली है वो मेरी जहागीर नहीं है, मेरी नहीं है। मेरी पोत्रियों के दिमाग में अहंकार निर्माण ना हो, इसकी तुम चिंता करो या उसकी तरफ ध्यान दो कि मैं राष्ट्रपति बन गया तो मेरी पोतियां वो भ्रम में ना रहे कि मेरे दादाजी राष्ट्रपति बन गए, तो उनके दिमाग में वो अहंकार निर्माण ना हो, इस बात की ओर तुम ध्यान दो, उनका दिमाग खराब ना हो पाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वह जैसी अब तक रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है। जो भी हम कर्तव्य करते हैं वो विलास या भोगने वाली चीज नहीं, तो वो एक कर्मनिष्ठा है, अपने काम के प्रति हमारी होने वाली निष्ठा या विश्वास वो है। उनकी जो धर्मपत्नी थी सहधर्मिणी भी किसी मामले में उनसे कम नहीं थी। उनके अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। भले ही उनके पति यानी राजेंद्र बाबू जी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है उनके दिमाग में भी ये अहंकार कभी उत्पन्न नहीं हुआ या उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जब राष्ट्रपति भवन के उनके कमरे में, जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति होने के नाते राजेंद्र बाबू जी अपने परिवार के साथ वहां यानी अपनी पत्नी के साथ वहां रहने के लिए गए, उस भवन में उस घर में उनके कमरे को ही लगकर संलग्न यानी जुड़ा हुआ एक रसोई घर यानी किचन बनाया गया। तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य गृहिणी, भारतीय गृहिणी के समान पति परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में जिस तरह से हमारे घर की महिलाएं, घर के पुरुष लोग खाना खाने के बाद ही खाना ग्रहण करती है, उसी प्रकार राष्ट्रपति जी की पत्नी होने के बावजूद राजेंद्र बाबू जी की पत्नी उस राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए जाने के बाद भी हमेशा के लिए घर के सारे सदस्य पुरुष खाना खाने के बाद वो स्वयं खाना खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठा करती थी और सबके अंतिम यानी अंत में सबके बाद में वो खाना खाती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात हो, यानी जब लेखिका को मौका मिला राष्ट्रपति भवन में जाकर राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी को मिलने का जब मौका मिला, तो वहां पे उनका आदर सत्कार या आतिथ्य कैसा हुआ, ये बात कहते हुए कहती है कि अगर मैंने इतनी सारी चर्चा की लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद मेरा आदर सत्कार किस तरह से हुआ, इस बात की मैं अगर चर्चा नहीं करूँ तो ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, इस कहानी को कोई अर्थ नहीं रहेगा। बालिकाओं की दादी ने लेखिका को दिल्ली आने का एक विशेष आमंत्रण दिया, इनवाइट किया, साथ ही प्रयाग के सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश भी दिया। यानी आते वक्त लेखिका को क्या आदेश मिला राजेंद्र बाबू जी की पत्नी की ओर से कि तुम जब प्रयाग से दिल्ली राष्ट्रपति भवन हमको मिलने के लिए आओगी, तब वहां से सिरकी यानी हम सूप, आपको पता होगा सूप मराठी तरह सूप म्हणतात ज्याला आपण धान्य पाकडतो, तर त्याला उसको सिरकी से बने हुए जो सूप होते हैं, हम सभी के घर में ये होता ही है क्योंकि हम अपना अनाज साफ करने के लिए उस सूप का इस्तेमाल करते हैं। वो जो सूप है वो सिरकी से बने होते हैं, तो वो सिरकी से बने हुए कम से कम 1 दर्जन सूप लाने के लिए लेखिका को राजेंद्र बाबू जी की पत्नी ने आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की, विनती की कि जब भी तुम दिल्ली राष्ट्रपति भवन हमको मिलने के लिए आओ तो बाकी कुछ नहीं, सिर्फ हमारे लिए 1 दर्जन सिरकी से बने हुए सूप लाओ, क्योंकि पटकने पचोरने के लिए सिरकी के सूप जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी अनाज साफ करने के लिए, पटकने के लिए, परखने के लिए, पचोरने के लिए ये जो सिरकी से बने हुए सूप होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला यहाँ मौजूद नहीं है या कोई वहां से यहाँ ला नहीं सकता। इसके आगे का भाग है वो हम अगली तासिका में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।